नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे उत्तराखंड एलटी या यूसेट या टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर ड्राइंग सब्जेक्ट से, तो उन बच्चों के लिए ये वाली जो श्रृंखला है वो रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस श्रृंखला से कहीं ना कहीं आपके आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वहाँ इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो आज का जो क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो श्रृंखला मैं छठे रख रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं अलग अलग जो पेपर हैं या अन्य जगहों से एक जगह को संग्रहित करके ये बनाई गई है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ये पार्थेन मंदिर का संबंध किससे संबंधित है, ये आपको बताना है किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो पार्थेन का जो मंदिर है वो एथेना देवी से संबंधित है। यहाँ पर देवी की प्रतिमा है, तो एथेना देवी से संबंधित रिलेटेड इसे माना जाता है। अब आइए दूसरे नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। देखिए, जो बादामी गुफाओं का जो निर्माण काल की अगर हम बात करें, किसके शासन काल में बने थे, किस प्रकार से यहाँ पर बादामी की गुफाओं का संरचना है या उसके अंदर आर्ट वर्क है, ये तमाम चीज़ें जो उसमें मूर्ति उकेरी गई हैं, तो विशेषकर जो चाकुल्य वंश के जो शासक थे या चाकुल्य शैली का प्रतिनिधित्व तो ये करती हैं। ये आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए, कभी भी किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो यहाँ पर कह रहा है कि अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है। देखिए, स्पष्ट तौर पर मैं आपको बता दूं, जो अजंता की गुफा है वो विश्व विख्यात ये गुफा है, और ये जो अजंता की जो गुफा है ना कहीं हमें ये चित्रकला के उस पहलुओं का दर्शन कराती है, उस चीज़ से रूबरू कराती है जो जैसे अजंता की गुफाओं की बात करें, एलोरा है, बादामी हो गया, या उससे कहें जो प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार से तमाम चीज़ें बनाई गई हैं, कहीं ना कहीं हमें आर्ट से संबंधित इन चीज़ों का कहीं ना कहीं इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग किया गया। देखिए, यहाँ पर तीन कलाओं का त्रिवेणी के रूप में हम इसे जानते हैं। तो जैसे आपको स्थापत्य और चित्रकला हो गया और ललित कला के रूप में जिस प्रकार से यहाँ पर आर्ट वर्क हुआ है ना, तो ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं या इस गुफा को उकेरा गया है, कहीं ना कहीं वो एक काल्पनिक तौर पर उन चीज़ों को बनाया गया है। चाहे मारविजय का चित्रांकन का हो, या गंधर्व कन्याओं की बात करूं, या नागराज का चित्रांकन की बात करूं, या छंद जातक कथाओं की बात करूं, या फिर आपके मनासा राजकुमारी का चित्रांकन की बात करूं, तो ये सारा कुछ जो है कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि भैया परिप्रेक्ष्य का स्वरूप में जो काल्पनिक प्रयोग इसमें किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं अजंता का नाम किस गांव के नाम पर पड़ा। देखिए, अजंता जो गुफा है विशेषकर वो अजिष्टा जो गांव था उसके आधार पर यहाँ पर क्या पड़ा, अजंता इस क्षेत्र को कहा जाने लगा। अजंता का नाम ये परंपरा उसके निकट ये गांव है, 61 किलोमीटर की दूरी पर अजिष्टा गांव के नाम से अजंता का नाम पड़ा। ठीक है, अब वहीं हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि कल्पसूत्र की दूसरी प्रति कहाँ रखी गई है। ठीक है, अब ये कल्पसूत्र क्या है, कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। देखिए, ये कल्पसूत्र है जैन संप्रदाय का बहुत महत्वपूर्ण एक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। ठीक है, जो ये अगर मैं कहूँ ताम्रपत्र या फिर कहीं ताड़पत्र में इसको लिखा गया है। ठीक है, और इसकी जो दूसरी जो प्रतिलिपि की अगर हम बात करें कहाँ रखी गई है, तो ये इसकी जो दूसरी प्रति लिखी गई है वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो मुंबई में है, तो उसकी ये यहाँ पर रखी गई है इसकी प्रति। ठीक है, कल्पसूत्र की दूसरी प्रति जो ओरिजिनल जो प्रति है उसकी बात करें। देखिए, कल्पसूत्र जिस प्रकार से गीता है या महाभारत है, उसी प्रकार से इसको भी जैन संप्रदाय के लोगों ने बनाया था। इनका एक प्रमुख ग्रंथ के रूप में ये माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैन चित्र कागज पर किस शताब्दी में बने। जैन शैली से संबंधित जो भी चित्र या ग्रंथ है या इनके तमाम चीज़ों को जो उकेरा गया था, अगर मैं बात करूँ 13वीं शताब्दी के मध्य में, या कहें 13वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है कागज पर इसका चित्रांकन। जैन शैली के जो चित्र बनाए गए थे विशेष रूप से वो 13वीं शताब्दी के बाद ही आपको देखने को मिलते हैं। उससे पूर्व अगर हम बात करें तो ये कभी ताड़पत्र पर या भोजपत्र पर या ताम्रपत्र पर इन्हीं पर ये बनाए जाते थे। ठीक है, 13वीं शताब्दी आते आते तो कहीं ना कहीं जैन चित्र कागज पर ये बनने शुरू है। अब देखिए, पोथी
चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? पोथी चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको स्पष्ट से बता दूं, ये आपके जैन चित्रकला को ही जाना जाता है, क्योंकि पोथी का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों पर इस प्रकार से बनाया जाता था। इसको एक, अगर मैं या कहूँ एक चित्र को दूसरे चित्र के ऊपर रखा जाना, या एक चित्र को जैसे हम कहें, पहले क्या होता था, आपके ताड़पत्र पर लिखा जाता था, तो एक के ऊपर एक पोथी के रूप में इसको समेटा जाता था। तो उसको हम अगर कहें जैन चित्रकला के रूप में आप इसको देख सकते हैं। देखिए, कबूतर के पंख को काट कर चित्रकारों को उसका चित्र बनवाया, ऐसा कौन सा मुगल शासक था? अगर हम बात करें मुगल शासक की, तो ऐसा कौन सा ऐसा निर्दयी मुगल शासक था जिसने विशेषकर एक वाक्य था, उस वाक्य को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखिए, हुमायूं के दरबार, जिसमें हुमायूं का दरबार लगा था, तो वहां पर कहीं से एक कबूतर उड़कर उसके पास आया, तो उसने उस कबूतर को पकड़ा और उसने अपने दरबार में ही उस कबूतर के एक एक पंख उसके बदन से अलग करता रहा जब तक वो कबूतर विशेषकर लहूलुहान नहीं हो गया। एकदम पूरी तरीके से उस कबूतर के शरीर में एक भी पंख नहीं रहा। ठीक है, तो जब वो पूरी तरीके से ऐसा सोच लीजिए, किसी को नंगा कर दिया हो, उसके कपड़े उतार दिए हो, पूरी तरीके से उसे नंगा कर दिया गया हो, तो उसी प्रकार से कबूतर के एक एक पंख को या निकाल कर या उस पंखों को काट दिया गया और उसको एक एक वो निकाल करके उसके बाद जो उसके दरबार के जो चित्रकार थे, उन चित्रकारों से हुमायूं ने विशेष रूप से ये कहा कि अब इस कबूतर का क्या कीजिए, आप चित्रांकन कीजिए। ठीक है, मैंने इसका छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करी। देखिए, मुगल काल में चमकदार रंगों को क्या कहा जाता है? देखिए, जब मुगल काल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला चटक रंगों का सर्वाधिक रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, चूहा इसे कहा जाता है, चूहा ये एक नाम है, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस चित्रकार ने अपना कान काट कर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए, वान गो इसको हम कहते हैं, अगर देख वान गाग ये चित्रकार थे। इन्होंने क्या करा, ये अपनी प्रेमिका से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, कहते हैं कि वेश्या भी थी, तो मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जिस प्रेमिका को अपने प्यार करते थे, तो अपना प्यार का इजहार करने के लिए अपने प्रेमिका के प्रति इतने समर्पित थे कि इन्होंने अपना कान काटकर उसको भेंट कर दिया। तो ठीक है, ऐसे करते हुए उसको देखा तो उसको उनकी प्रेमिका ने उन्हें ही छोड़ दिया कि इस प्रकार से कृत्य किया उन्होंने। ठीक है, आप देखिए अगला प्रश्न, डॉक्टर गेटचेड का चित्र किसने चित्रित किया गया था? वान गाग ये था। वान गो भी कहते हैं इसको, वान गा लिखा है, इसमें वान गो बोलते हैं वैसे। ठीक है, इनके द्वारा डॉक्टर गेटचेड का चित्रांकन किया गया था। ब्लू राइड ग्रुप किसने चित्रित किया था? ठीक है, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया था? तो फ्रेंच मार्कर ये थे, इन्होंने जो किया गया ब्लू राइडर ग्रुप को चित्रांकन किया था। देखिए, प्रगतिशील समूह की स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना हुई किस स्थान पर हुई? तो पहले आपको बताना होगा कि भैया ये इंडिया में हुई, इंडिया में मुंबई में ये प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना ये हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखते हैं, जानती है चित्र प्रकृति के रचनाकार माना जाता है? जानती है चित्र प्रकृति के रचनाकार किसे माना जाता है दोस्तों? तो बता दूं, SHRA को जाना जाता है, SHRA को जाना जाता है विशेषकर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। कई दफे मैं इस चीज को बता चुका हूं, जब मैंने ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की थी तो वहां पर मैंने इन तमाम चीजों को आपके सामने प्रस्तुत किया था। देखिए, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं, जो शीतल ठंडा रंग होते हैं, उनका प्रभाव वो कौन कौन से रंग होते हैं? तो आपको बता दूं, तो ये नीला हरा जो रंग है, ये क्या है? आपके शीतलता, ठंडापन ये महसूस कराते हैं, ठंडी। ठीक है, अब देखिए, बंधक
किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? बंधक किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो बंधक विशेष रूप से बाटिक जो चित्रण होता है, बाटिक चित्रणों के लिए विशेषकर ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर महत्वपूर्ण लग रही हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो विश्व विख्यात जो चित्र है जिसे लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया है, अगर हम इसे कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक रहस्य बना हुआ है। चाहे साइंटिस्टों की बात करें, साइंटिस्ट भी इस पे कई रिसर्च कर चुके हैं, कहते हैं कि ये भविष्य की तस्वीर है। ठीक है, ये मोनालिसा की जो बात कर रहा हूँ, मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? देखिए, कभी भी एक चीज मैं आपको स्पष्ट करा दूं, कभी भी कोई भी चित्र बनता है ना, वो जो चित्र बनता है द्वि आयाम में बनता है, याद रखिएगा, 2 आयाम में बनता है, मगर जो मानव नेत्रों को जो दिखाई देता है वो 3 आयाम में वो चित्र को हमें दिखाई देता है। जब भी चित्र पट पर या कहें चित्र धरातल पर जब हम चित्रों को चित्रांकन करता है, जब कोई भी व्यक्ति विशेषकर अगर मैं बात करूं तो वो उसके 2 डायमेंशन में बनता है, मगर मानव नेत्रों को अगर हम देखते हैं तो 3 आयाम में वो दिखाई देता है, 3 आयाम उसके दिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि मोनालिसा के जो प्रसिद्ध चित्र है वो कितने आयाम है उसमें, वो विशेषकर 3 आयामी ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप विशेषकर याद रखिएगा। अब देखिए, कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। जो कोलकाता में जो लगाई गई थी, विशेषकर ये राजा रवि वर्मा द्वारा इसको लगाया गया था, ये 1790 में, 1780 में तो इसको लगाया गया था। अब देखिए, बिलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार किसे माना जाता है? बिलाप करता हुआ, ये बिलाप करती हुई जो महिलाएं या कहें जो पेंटिंग है, तो इसका चित्रकार विशेषकर किसे माना जाता है? तो आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह सतीश गुजराल जी को माना जाता है। सांची जाना जाता है किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो आपको पता होगा कि बौद्ध स्तूप के लिए जाना है, क्योंकि सांची जो है बौद्ध भिक्षुओं का एक पवित्र केंद्र के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, ये शिक्षा का केंद्र के रूप में भी माना जाता है। तो विशेषकर अगर मैं सांची किस लिए प्रसिद्ध है अगर जहाँ कहें तो बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है, कि जैसे आपका सारनाथ का जो बनाया गया था या कहें लौह स्तंभ बनाया गया था, सांची का स्तूप बनाए गए थे विशेषकर स्तूपों के लिए। यहाँ पर बहुत देर धर्मराजकता का स्तूप है, भरत स्तूप है, तमाम स्तूप यहाँ पर बने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था, किसके द्वारा इसको बनवाना शुरू किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसको बनाना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब गुप्त काल की संघ प्रमुख विशेषता है, गुप्त काल की संघ प्रमुख विशेषता क्या है? विशेषकर आप ये सोच के चलिए, गुप्त काल में वैसे बेसिकली अगर हम देखें तो गुप्त काल अपने स्वर्ण काल को, गुप्त काल के पीरियड को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है, और ये भारत का ऐसा स्वर्णिम काल था जहां पर 5 कलाएं, अगर हम मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला या संगीत कला या तमाम जितनी भी कलाएं हैं, उन 5 कलाओं का यहाँ पर क्या था? शानदार प्रदर्शन हुआ था। विशेषकर गुप्त काल में जिस प्रकार से मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था, भवन का निर्माण किया जा रहा था, इसी समय में भव्य मंदिरों का भी किया हुआ था, निर्माण हो रहा था। तो गुप्त काल की संघ प्रमुख विशेषता जो रही, आपके मंदिरों का निर्माण करना, यहाँ पर क्या था? इसकी प्रमुख विशेषता के अंतर्गत ये रही। अब देखिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी कला वृत्तिका कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। विशेष करिए इलाहाबाद के अंदर स्थित है। देखिए, बुद्ध ने अपना जो उपदेश किस भाषा में दिया था अगर हम बात करें तो ये जो दिया था आपका पाली भाषा में दिया था और सारनाथ में अपना दिया था। ठीक है, पहला जो उद्देश्य जो दिया, ये अपना उद्देश्य दिया, मगर कहने के ज्ञान के जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो ज्ञान जन सामान्य तक जो उन्होंने पहुंचाया, वो जो जिस भाषा में इन्होंने उसको लिखा, पाली भाषा वो था। ठीक है, अब बात कर ब्लैक पैगाटा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पैगोडा, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को ये कहा जाता है, कोणार्क का मंदिर है उसको कहा जाता है। ठीक है, चौक पूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? विशेषकर उत्तर प्रदेश की है। ठीक है,
अब बात करते हैं रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है। देखिए ये अजंता की, अगर आप अजंता में जाओगे या अजंता का चित्रांकन देखोगे, पढ़ोगे, तो विशेषकर जो रेखाओं की बारीकियां हैं, जो रेखाओं द्वारा जिस प्रकार से चित्रांकन को बनाया गया है, उसमें जो भाव दर्शाए गए हैं, मैंने जैसे आपको कहा था मृणासन अजकुमारी का चित्र हो गया, नागों का या गंधर्व कन्याओं का हो गया, या पद्मनासन अवस्था में या पद्म पाणी बौद्ध सत्व की मूर्ति हो, या कहीं कोई भी अगर हम बात करें, तो उनमें भाव भंगिमाएं इतने शानदार तरीके से उकेरी गई हैं। जो कलाकार रहा होगा, जो शिल्पी रहा होगा, जिस प्रकार से उसने इन चीजों को बनाया गया है, वह अद्वितीय है, अकल्पनीय है। ठीक है, अब बात करते हैं कोलकाता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष ये हुई थी। तो कोलकाता ग्रुप की जो स्थापना हुई थी 1943 को ये इस ग्रुप की स्थापना हुई थी। हल्दर की अमरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है। देखिए आपको पता है कि हल्दर एक बहुत बेहतरीन चित्रकार के रूप में माने जाते हैं, तो इनकी अमरता का जो महान स्मारक के रूप में कौन सा चित्र माना जाता है। दी फैमिली ऑफ म्यूजिक ये कहा जाता है, द फेम ऑफ म्यूजिक ये कहा जाता है इनकी अमरता का महान स्मारक। ठीक है, ये जो श्रृंखला है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी, चाहे एलटी का पेपर हो या यूसेट का पेपर हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए इन प्रश्नों को आप क्या करते जाइए, अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए। ये मत सोचिए कि ये प्रश्न मेरे को आ ही जाएंगे, अगर मैं इसके प्रश्न उत्तर हटा दूं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें से आप लोग ज़्यादा प्रश्न कर पाओगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से श्रृंखला बनाई है, कई सालों के पेपरों को उठा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका समावेश स्वरूप आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।